हेलो बेटा, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका आंसर करेंगे, फिर चलेंगे आज नए यूनिट और नए चैप्टर के सफ़र पे, राइट। तो क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे? जन धन योजना के बारे में, रिमेंबर? यस। तो जन धन योजना के बारे में पूछा था मैंने आपसे कि गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जो ये जन धन योजना शुरू की है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इनकम पे, इन्वेस्टमेंट पे, और इससे कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं, राइट। तो अब आप सोचिए, जब जन धन योजना क्या है कि इसमें हर हाउस होल्ड के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, राइट, जिसमें मिनिमम पैसा सरकार ने डाला है, राइट। तो इससे क्या होगा? इससे डिपॉजिट्स इंक्रीज होंगे, राइट। डिपॉजिट्स इंक्रीज होंगे तो क्या इंक्रीज होगा? टोटल अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीज होगा, तो नेशनल इनकम क्या होगा? इससे बढ़ेगा। तो डिपॉजिट्स विल इंक्रीज, नेशनल इनकम विल इंक्रीज एंड द इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, राइट। और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या मीट हो रहे हैं इससे कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री में हर किसी के पास एक अकाउंट हो, फाइनेंशियल सिस्टम के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना, राइट। वो ऑब्जेक्टिव मीट होगा इससे, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अब आगे, देखते हैं हम नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट चैप्टर को, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो नोन एज एडी, शॉर्ट फॉर्म फॉर एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? आपने क्लास 11 में पढ़ा है डिमांड, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, कि जो भी सारे गुड्स आप सोच रहे हैं कि आप खरीदने वाले हैं, राइट। और एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड क्या है? द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कि जो सारे कंज्यूमर्स प्लान कर रहे हैं सारे गुड्स को खरीदने का, राइट, इन अ गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ गिवन प्राइस, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कि कितना प्लान कर रहे हैं वो खरीदने का, कि कितना खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे सारे गुड्स को, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स बेटा? 4 कंपोनेंट्स। हाउ मेनी? 4। 1 2 3 4। चलिए चारों को देखते हैं एक एक करके। द फर्स्ट कंपोनेंट इज PFCE, और यू कैन से, यू रिमेंबर एक्सपेंडिचर मेथड, उसी के चारों कंपोनेंट हैं यहाँ पे। देखिए लिंक हो रहा है पूरे बुक के सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आप खाने पीने पे, जिंदगी जीने पे खर्चा कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं उसका टिकट, ट्यूशन पढ़ रहे हैं उसका फीस, स्कूल में जा रहे हैं स्कूल फीस, जो भी आप कंजम्पशन पे खर्चे कर रहे हैं वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म्स, राइट। देन सेकेंड वन इज जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यस, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। तो इन्वेस्टमेंट हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसमें अज्यूम करते हैं कि हम कौन से इन्वेस्टमेंट को पढ़ रहे हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट होती है बेटा कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इनकम कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जो आप और मैं करते हैं हाउस होल्ड ऑफ फर्म्स या प्राइवेट सेक्टर। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाने का, राइट। वहीं ऑन दी अदर हैंड एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इनकम चाहे बढ़े घटे कुछ भी हो, वो इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स है तो वो उतने पे फिक्स ही रहेगी, राइट। दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। वो जनरली गवर्नमेंट करती है, किस ऑब्जेक्टिव से? सोशल वेलफेयर के, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव से, राइट। तो हम अभी इसमें जो इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं वो सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट है वो? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओके। तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C, देन हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I, नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ जी ये वही है G, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स पे, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे गवर्नमेंट कर रही है, राइट, वो सारे खर्चे आएंगे इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में G। देन गवर्नमेंट का हो गया, हाउस होल्ड फर्म्स का कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हो गया। देन लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स। अब अगर आप फॉरेन से कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो भी तो खर्चा है, वो भी कहाँ आएगा? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं आप सबको पता ही है, नेशनल इनकम के बाद एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, राइट। ये हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। ये चारों कंपोनेंट्स किसके हैं? हमारे एग्रीगेट डिमांड के बेटा, ओके। तो एग्रीगेट डिमांड का क्या फॉर्मूला हो गया? AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस
NX इन अ 4 सेक्टर मॉडल। जब 4 सेक्टर हो इकोनॉमी में, 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, राइट। मगर हमारे सिलेबस में जो है बेटा सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल तक रिस्ट्रिक्टेड है हमारी स्टडी। तो 2 सेक्टर मॉडल में आपका एडी क्या होगा? तो 2 सेक्टर में हम सिर्फ कन्फाइन करेंगे हाउस होल्ड और फर्म्स तक, तो हमारा एडी बन जाएगा C प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एडी एग्रीगेट डिमांड। चलिए आइए अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे होगा और इसका टेबल कैसे बनेगा। तो हमने क्या बोला? एडी इज इक्वल टू C प्लस आई। ओके, अब ये C प्लस आई वाला एडी कैसे वर्क करेगा देखते हैं। तो सबसे पहले इनकम लिख लेते हैं। सपोज इनकम हम ले रहे हैं 0, 100, 200, 300, 400। ओके, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एडी आ जाएगा फिर C प्लस आई करके, ऐसे बनेगा टेबल, राइट। तो कंजम्पशन, जीरो इनकम, सपोज आपके पास कोई पैसा नहीं है तो क्या आप कंज्यूम करेंगे, खाना खाएंगे या भूखे मर जाएंगे? खाना तो खाएंगे ना, क्यों? क्योंकि सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन, टू रिमेन अलाइव यू हैव टू ईट समथिंग, राइट। सो जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। तो इवन इफ योर इनकम इज जीरो देयर विल बी सम वैल्यू इन द कंजम्पशन, राइट। Suppose that is suppose 40. So this minimum value of consumption beta is known as C bar autonomous consumption. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, डिनोटेड बाय C बार। फाइन। फिर इनकम है आपकी बढ़ रही, कंजम्पशन भी बढ़ेगी आपकी, राइट। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, आप और खाओगे, फिर एक्स्ट्रा खर्चा भी करोगे तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। आप इसको कैसे भी बढ़ा सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि जो इनकम के गैप से कम बढ़ाना है इसको। अगर इनकम आपकी 100 से बढ़ रही है यहाँ पे तो आपका कंजम्पशन 100 से कम बढ़े। अगर आपको ये कांस्टेंट गैप फिक्स कर लेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। 90 फिक्स कर लीजिए, 80 फिक्स कर लीजिए, 70 फिक्स कर लीजिए। सपोज वी फिक्स दिस टू 80, राइट। सो देन इट विल बिकम 120, 200, 280 एंड 360। सो दिस इज योर C, राइट। आई हमने क्या बोला, हमारा कौन सा आई है? ऑटोनॉमस आई। ऑटोनॉमस आई मतलब जो कांस्टेंट रहता है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर जो आपको अच्छा लगे वो ले लेंगे। अब अच्छा लगता रहा है हमें 500 थोड़ी ले लेंगे। यू हैव टू लुक अकॉर्डिंग टू द इनकम एंड कंजम्पशन वैल्यूज एंड अकॉर्डिंगली फिक्स अ नंबर, राइट। सो हम कुछ 100 तक की रेंज में कुछ ले लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग 50, सो सपोज 50, 50, 50, 50, 50, बिकॉज इट इज ऑटोनॉमस सो इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। अब एडी कैसे आ जाएगा? C प्लस आई, 40 प्लस 50, 90, ये 170, गुड, ये 250, ये 330 एंड द लास्ट इज 410। सो ये आ गया हमारा एडी, C आ गया, I आ गया, इनकम ऑलरेडी है, एडी आ गया, बन गया टेबल। आर वी गुड? चलिए फिर डायग्राम बना के देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। यहाँ पे आपका इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या है आपका C, I और AD, राइट। सबसे पहले बनाते हैं आई क्या था? कांस्टेंट। ये देखिए ये बन गया आई, बन गया ना। एक कांस्टेंट नंबर तक कितना था? 50, तो ये 50 है, सपोज ये 50 पे फिक्स हो गया, ये रहा हमारा आई। C कहाँ से शुरू हो रहा था? जब आपकी इनकम थी 0 तो आपका C था 40 और उसके बाद बढ़ रहा था, तो 0 पे भी उसमें वैल्यू थी तो वो यहाँ से शुरू होगा, 40 था ना, ये लीजिए, ये बन गया आपका C, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी कंजम्पशन बढ़ रहा था, विच प्रूव्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, राइट। बढ़ रहा था, ठीक है, ऊपर चला गया C। AD क्या था? AD इन दोनों का सम था, तो वो इन दोनों के प्लस से 90 से शुरू हो रहा था, राइट। इसको 90 से शुरू कर देते हैं, ये बन गया AD। ये क्या है? C प्लस आई। अब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्या दिख रहा है? ये C और AD तो पैरेलल है एक दूसरे के। ये कैसे हो गया? क्यों बेटा? क्योंकि AD क्या है? C प्लस आई, और जिसमें I क्या है? कांस्टेंट है। अगर I कांस्टेंट है तो फिर AD जो है वो किसकी शेप लेगा, किसके साथ चलेगा? C के साथ चलेगा, तो वो C के पैरेलल होगा। बेसिकली सड़क के दो किनारे ऐसे चलते रहेंगे मगर कभी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उनके बीच का गैप क्या है? कांस्टेंट है। उनके बीच का गैप या डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट, राइट। जैसे कि आपकी ये 4 उंगलियों में गैप हमेशा उतना ही रहेगा, क्योंकि वो गैप क्या है? कांस्टेंट, राइट। ये बन गया हमारा डायग्राम। ये AD है, ये C है, ये I है। तो कुछ पॉइंट्स अगर आपको इसके बारे में बताने हो तो क्या बताएंगे कि C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो क्या है? 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन। वाई? बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन।
राइट। आई क्या है? ऑटोनॉमस, हमेशा कांस्टेंट। इसकी शेप क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। देन सी और एडी दोनों क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग, डिनोटिंग दे बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, राइट। एंड व्हाई आर दे बोथ पैरेलल टू ईच अदर? बिकॉज दे हैव अ कांस्टेंट गैप आई which is constant, so they both are parallel to each other, right? क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है ये? तो ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट्स, टू सेक्टर मॉडल, उसका टेबल और डायग्राम, ठीक है। चलिए फटाफट एग्रीगेट सप्लाई भी कर लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई डिनोटेड बाय AS, एग्रीगेट सप्लाई वो क्या होता है? AS। अब ये क्या है? ये क्या है? ये फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो सारे प्रोड्यूसर्स विलिंग और एबल हैं बेचने के लिए ऑफ ऑल द कमोडिटीज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ फिस्कल ईयर और 1 ईयर, राइट। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर इनकी मनी वैल्यू ले लें तो वो नेशनल इनकम बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी ना। द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज व्हाट? नेशनल इनकम। सो हेंस AS is equal to Y, aggregate supply is equal to national income, and this is what? This is a 45-degree line which passes through the center of the origin, cutting the axis into two equal parts. दोनों equal parts में बांट दिया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे AS है और दोनों एक ही बात है, इसीलिए ये एक 45-डिग्री लाइन है जो ओरिजिन के थ्रू पास होता है। अब एग्रीगेट सप्लाई या Y कुछ भी ले लो, दोनों बराबर हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? AS के दो कंपोनेंट्स हैं, क्या? C और S। C माने कंजम्पशन एंड S फॉर सेविंग, राइट। सो आप अपनी इनकम को क्या करते हो? या तो खाते हो या बचाते हो। तो Y इज इक्वल टू C प्लस S, ओके। ये बन गया। Y क्या है हमारा? Y है हमारा AS। तो अगर हमें अब टेबल बनाना हो, वापस हम उस टेबल पे चलते हैं। ये वाला टेबल था ना हमारा, इनकम CIAD। अब यहाँ पे बनाते हैं S और फिर बनाते हैं AS और चेक करते हैं कि AS Y के बराबर आता है नहीं आता। मैडम ऐसी तो नहीं बोल रही। चलिए, तो S कैसे आता है? Y माइनस C, ये तो पता है आपको। आपकी इनकम में से अगर आपके पास 100 रुपए, यू आर हैविंग 100 रुपीज एंड इफ यू आर स्पेंड 90 रुपीज, हाउ मच आर यू लेफ्ट विद? यस, ₹10। कैसे निकाला आपने? 100 माइनस 90। चलिए अब यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। 0 माइनस 40, माइनस 40, 100 माइनस 120, माइनस 20, 200 माइनस 200, 0, 20, 40, ये आ गया हमारे पास S। अब AS का फॉर्मूला क्या है? AS के कंपोनेंट्स क्या है? C प्लस S। देखते हैं C प्लस S से निकालेंगे तो ये Y के बराबर आएगा या नहीं आएगा? 40 माइनस 40, 0, 120 माइनस 20, 100, 200 प्लस 0, 200, 280 प्लस 20, 300, 360 प्लस 40, 400. Hence proved that AS is equal to Y. Both of them are matching. So आप ये बता सकते हैं कि aggregate supply is equal to national income, right? तो ये है हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट सप्लाई, उसका डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम, राइट। और एग्रीगेट डिमांड, उसका डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम एंड कंपोनेंट्स, ओके। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इसके आगे हम चलेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पूरा याद कर लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए, ओके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और तब तक आपके लिए एक डाउट या एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ मैं, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और मुझे बताइएगा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है और जो कंजम्पशन है, क्या वो दोनों ऑटोनॉमस हैं या नहीं? आर बोथ ऑफ देम ऑटोनॉमस या नहीं, पूरे थ्रू आउट में, ओके। आप लिख के बताइएगा जरूर, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।